बात है 5 मार्च की। रात के बज रहे थे 11:34। ट्रेन में मैं अकेला था, अपनी बर्थ पर लेटा हुआ। ठीक सामने वाली बर्थ पर एक आदमी बैठा था और बस मुस्कुरा रहा था। कुछ नहीं, बस मुस्कुरा रहा था। ना तो पलके झपका रहा था, ना ही हिल रहा था। सिर्फ एक चौड़ी, बहुत ही अजीब सी मुस्कान। मैंने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। कोई 10 मिनट बाद हिम्मत करके जब मैंने आंखें खोली तो वो और करीब था, मेरी बर्थ के बिल्कुल पास, और चेहरे पे वही मुस्कान। और फिर मुझे कुछ महसूस हुआ मेरे अपने चेहरे पर। मेरा मुंह वो अपने आप खिंच रहा था, होंठ फैल रहे थे। मैं भी मुस्कुरा रहा था और मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। तो कहानी शुरू होती है राहुल से। 26 साल का एक ग्राफिक डिजाइनर। वो राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से मुंबई जा रहा था, एक मामूली सी बिजनेस ट्रिप पर। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। AC 2 टियर का कोच और बर्थ नंबर 47। रात के ठीक 11:34। अचानक सामने वाली जो बर्थ खाली पड़ी थी उस पर वो आदमी आकर बैठ गया। 40-45 की उम्र का होगा, दिखने में एकदम साधारण, सिवाय उसकी मुस्कान के। वो बस राहुल को घूर रहा था और एक बहुत ही अजीब, अननेचुरल तरीके से मुस्कुरा रहा था। राहुल ने खैर उससे बात करने की कोशिश की। हेलो, कोई जवाब नहीं, बस वही मुस्कान। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? इस बार उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, इतनी चौड़ी कि यकीन करना मुश्किल था। राहुल ने उसे धमकाया भी। देखिए, मैं TT को बुला रहा हूँ, पर उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस मुस्कुराता रहा। आखिर में राहुल ने TTA को बुला ही लिया, पर जैसे ही वो आया, राहुल के तो होश ही उड़ गए। सामने वाली बर्थ एकदम खाली थी। TTA ने कहा, सर यहाँ तो कोई भी नहीं है, बर्थ 48 तो खाली है। राहुल को लगा क्या ये सब बस उसका वहम था, शायद थकान की वजह से। मुंबई पहुंचकर राहुल को लगा कि चलो, वो सब एक बुरा सपना था, खत्म हुआ। वो होटल गया, फ्रेश होने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जब वो होटल के बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसका वो वहम एक भयानक हकीकत में बदल गया। सुबह के 9 बजे शीशे में उसके अक्स ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, जबकि असल में राहुल का चेहरा बिल्कुल सपाट था। शाम 7 बजे उसकी माँ ने फोन पर कहा कि उसकी आवाज में एक अजीब सी मुस्कान सुनाई दे रही है। अगली सुबह वो सोकर उठा तो उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और जबड़े में एक भयानक दर्द था। और 9 मार्च की रात आते आते तो हालत ये थी कि वो रो रहा था, पर उसका चेहरा लगातार मुस्कुराता जा रहा था। लेकिन इन सब में सबसे डरावना था वो फोन कॉल, जब उसने अपनी माँ से बात की। सोचिए, वो अंदर से कितना डरा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में खुशी झलक रही थी। माँ ने कहा, बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे तू हर बात मुस्कुराते हुए बोल रहा है, हर एक शब्द, और ये बहुत अजीब लग रहा है। वो बेचारी उसकी हालत समझ ही नहीं पा रही थी, और राहुल उन्हें कुछ समझा नहीं पा रहा था। वो फौरन डॉक्टर के पास भागा। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, MRI, ब्लड वर्क, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा, शायद ये स्ट्रेस की वजह से है, आप किसी मनोचिकित्सक यानी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। ये सुनना राहुल के लिए बहुत भयानक था। ये इसके दिमाग का फितूर नहीं था, ये सच था। उसे होटल से भी निकाल दिया गया क्योंकि बाकी मेहमान उससे डरने लगे थे। वो बेचारा एक पार्क में बेंच पर बैठा था, और तब उसने मान लिया कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है। उसने इंटरनेट पर इसके जवाब ढूंढने शुरू किए, और फिर उसे एक पुराना पैरानॉर्मल फोरम मिला। साल 2019 की एक पोस्ट जिसका टाइटल था, मुस्कुराने वाला आदमी, क्या किसी और ने भी उसे देखा है? और वहां एक के बाद एक बिल्कुल राहुल जैसी ही कहानियां थी। लेकिन सब कहानियों का अंत एक जैसा था, अकेलापन और फिर खामोशी। उस थ्रेड पर जो आखिरी जवाब था वो था, मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। उसके बाद उस यूजर ने कभी कोई पोस्ट नहीं की। ठीक उसी वक्त राहुल के बगल में कोई आकर बैठ गया। वो वही आदमी था, ट्रेन वाला। उसने राहुल के कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज जैसे कई आवाजों का एक डरावना मिक्सचर थी। उसने कहा, इस श्राप को फैलाओ, इसे आगे बढ़ा दो, यही एक तरीका है, या फिर हमेशा के लिए मुस्कुराते रहो।
तब तक जब तक तुम्हारा चेहरा फट ना जाए, जब तक तुम्हारा दिमाग फट ना जाए, जब तक तुम पूरी तरह टूट ना जाओ। अगले कुछ दिन नरक से भी ज्यादा बुरे थे। राहुल की मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई थी कि उसके मुंह के कोनों से त्वचा सच में फटने लगी थी। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। वो अब इंसान नहीं बल्कि एक जीता जागता डरावना ख्वाब लग रहा था। और फिर उसने एक भयानक फैसला किया। उसे ये श्राप किसी और को देना ही होगा। उसे खुद को बचाना था। वो वापस उसी ट्रेन में गया जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वो फिर से बर्थ नंबर 47 पर बैठा था। सामने एक लड़की सो रही थी। उसने उसे ये श्राप देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने राहुल का फटा हुआ खून से सना मुस्कुराता चेहरा देखा, वो बुरी तरह चीख पड़ी। अगले ही स्टेशन पर पब्लिक डिस्टर्बेंस के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सेल की कोठरी में अकेले राहुल ने शीशे में अपनी टूटी फूटी शक्ल देखी। वो समझ गया था कि अब ये अंत है। वो ये बोझ किसी और पर नहीं डाल सकता था। उसका आखिरी ख्याल था, मुझे माफ करना, मैं किसी और को ये श्राप नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। एक 26 साल की युवक ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली। मामला मानसिक संतुलन खोने का बताया जा रहा है। राहुल की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। तारीख 2 अप्रैल, वही राजधानी एक्सप्रेस और वही बर्थ नंबर 47। बस इस बार वहां रिया नाम की एक 28 साल की एग्जीक्यूटिव बैठी थी। ठीक रात के 11:34 पर उसके सामने वाली बर्थ पर एक आदमी आकर बैठ गया। वो मुस्कुरा रहा था। वो धीरे से रिया के करीब आया और फुसफुसाया, मुस्कुराओ, बस मुस्कुराओ, ये बहुत आसान है। देखो, अब रिया की कहानी शुरू हो चुकी है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। उनका क्या होता है जो इस श्राप को आगे नहीं बढ़ा पाते? राहुल जैसे लोगों का आखिर होता क्या है? वो मरते नहीं हैं, नहीं, वो एक तरह के लिम्बो में, एक अनचाहे आयाम में फंस जाते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा के लिए, और बस देखते रहते हैं कि कैसे ये श्राप एक से दूसरे तक और फिर उससे अगले तक फैलता जाता है, एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में, हमेशा, हमेशा के लिए।